Hello everyone, self Ragini Tiwari. I am your biology faculty from Career Point Patna. हम लोग आज आपके लिए एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में लेके आए हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो होप सो आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक जो प्रिंसिपल है, ठीक है, किस बेस पे काम करता है वो तो हम समझ चुके हैं। आज हमको देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हम इतना समझ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो है आपके ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल चीपेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, जो कि बहुत यूजफुल हो, चीपेस्ट हो, ये चीजें प्रोवाइड करना मेन एम होता है बायोटेक्नोलॉजी का। माइक्रोब्स या लाइफ के ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके चीपेस्ट सोर्स यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। तो हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन हमारा बेसिकली किस फील्ड में क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज कि आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हो तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया जो है वो क्या है, प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट। बेस्ट कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो आपके एंजाइम्स, कैटलिस्ट बोले तो एंजाइम जो एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। दूसरा है इसका क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट एंड तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। कल तीनों मैंने लास्ट जो भी मेरा लेक्चर था उसमें मैंने तीनों चीजें डिस्कस की थी कि बेस काम क्या है इसका, मेन क्या करना, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट हमको मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, जो प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर किया है, फॉर्म किया है या डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है, उसे हम ऑब्टेन कर सके, पैकेजिंग कर सके, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कर सके और मार्केट में कमर्शियलाइज कर सके। ये सारी चीजें हमारी कहाँ आती है, डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो देखते हैं हमारा एनसीईआरटी बेसिकली क्या कहता है। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, हमने लास्ट पढ़ा ही है। इसेंशियल डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल, क्या कहता है, इसेंशियल डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल। बायोफार्मास्यूटिकल है बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स बोला मतलब जहां पे हम लोग ड्रग्स केमिकल सिंथेसाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स यूजिंग, किसका यूज करने बेटा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, और क्या क्या इंक्लूड है इसमें, थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएमओ फॉर एग्रीकल्चर। जीएमओ किस लिए बनाते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारा कुछ इसके एप्लीकेशन में आपका इन्वॉल्व है। यहाँ पे इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या बताया है, तो बताता है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट को बढ़ा दे या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे। दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट एज, मतलब एक ऑप्टिमल कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर और सारा जो फेवरेबल कंडीशन उसको मेंटेन करने के लिए। तीसरा है जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ऑप्टिमल कंडीशन के साथ या चीजें उसको फेवरेबल प्रोवाइड करके उसको आइसोलेट करना या रिमूव करना या ऑब्टेन करना, क्वालिटी टेस्ट करना और मार्केट तक कमर्शियलाइज करने की प्रोसेस होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्यूरिफाई द प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारा कुछ। तो ये बेसिक हमारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। बेसिक के इंट्रोडक्शन में बताया है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली हमारा 2 में होता है। पहला एप्लीकेशन है हमारा एग्रीकल्चर, पहला किसमें, हमारा एग्रीकल्चर, और दूसरा जो एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन, वो है हमारा मेडिसिन के फील्ड में। तो हम देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या यूज है। मालूम है कि जो ट्रेडिशनल वे पे हम जब एग्रीकल्चर कर रहे थे या शुरू से चला आ रहा था, एक टाइम ऐसा था कि हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे कि खुद के लोगों के लिए ही फुलफिलमेंट कर पाए। बट आज हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है। आज हमारा डेवलपमेंट और यील्डिंग इतनी ज्यादा हो गई है टेक्नोलॉजी के अप्लाई करने से ही, यही सारी टेक्निक्स का यूज करने से ही, कि हम खुद को तो फुलफिल कर पा रहे हैं प्लस बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहता है। लेट अस टेक
लुक थ्री ऑप्शन कैन बी क्या है फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ध्यान देना है ये जो तीनों टेक्निक्स है यहाँ पे पूरा केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है, मतलब कहीं भी कीमोसिंथेटिक बोल सकते हो या केमिकल या फिर लैब में प्रिपेयर किए गए जो भी आपके केमिकल रिलेटेड पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उसका यूज नहीं करना है। इसके बाद कह रहा है द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्निक सभी वेल नोन है इससे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, हमारा जो डेवलपमेंट था, यील्डिंग थी, वो क्या हुआ, ट्रिपलेट, बहुत 3 गुना बढ़ गया था, लगभग ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसा मैंने बताया कि पहले हम ह्यूमन पॉपुलेशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए इनफ नहीं था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज यील्ड पार्शियली ड्यू टू यूजफुल ऑफ इंप्रूव क्रॉप वेराइटी, क्रॉप वेराइटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, आपका प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करके। हाउएवर द फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, जनरली ये सब क्या था आपका, हर बार एग्रोकेमिकल्स को यूज करना ये एक्सपेंसिव भी था किसानों के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्दर इंक्रीज किया यील्ड विद द एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। जो पारंपरिक हमारा जो खेती चला आ रहा था ब्रीडिंग, उससे उतना बेनिफिट्स नहीं हो रहा था, तो हमने इसको किस तरीके से अप्लाई किया है देखते हैं। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक fail to keep pace with demand and provide sufficient, fast and efficient system of for crop improvement। ये जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक था ये इतना ज्यादा सबके लिए फुलफिलमेंट कर पाना है, डिमांड को फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए एक अनदर टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया जिसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर नाम से ही समझिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, होल प्लांट के एक छोटे से पार्ट से कंप्लीट प्लांट डेवलप करने की कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। देखते हैं आगे, लर्न बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s। कब स्टार्ट किया था इसको, साइंटिस्ट ने कब सीखा, लगभग 1950 के आसपास। दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मतलब प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, उससे होल प्लांट को जनरेट करना। ठीक है, इफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट द ग्रोथ इन अ टेस्ट ट्यूब, किसमें डेवलप करना, तो क्या करते हैं आपका एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मीडिया होता है, इस मीडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, होल प्लांट आपका जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका टोटीपोटेंसी का, ये क्या कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसको इस तरीके से ये कवर रहता है ग्लास कैप से, ऐसा जो डेवलपमेंट करते हैं ये क्या कहलाता है आपका टोटीपोटेंसी। होल प्लांट लिखा हुआ है क्लियर, जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। हो सकता है वो एक्सप्लांट हमारा लीफ का पार्ट हो, कोई नोड हो, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, उससे हम जब होल प्लांट डेवलप करते हैं इस कैपेसिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। We will learn how to accomplish in the higher classes, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, खैर ये कुछ नहीं है। It is important to stress here that nutritional medium क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, भाई ये ऐसे तो ग्रो करेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इस मीडियम में क्या क्या होता है देखिएगा, कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और क्या होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीन, साइटोसिन। इस मीडियम में ये सब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका प्रॉपर यूज करके उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले और ये एक्सप्लांट ग्रो करे और कंप्लीट होल प्लांट का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, by application of this method is possible to achieve propagation of a large number of plant is very short duration। आप ये समझिएगा कि एक प्लांट में अगर फल लगे, उसे बीज हो, से कितना डेवलप हो पाएगा, उतना तो डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एक होल प्लांट के छोटे से पार्ट से एक नया प्लांट बन जाए तो उस कितने छोटे छोटे पार्ट से नया नया प्लांट हम कितना सारा बना सकते हैं कम टाइम में, उसकी साइकिल भी नहीं पूरी होगी। ये इनविट्रो होता है, ये लैब में कल्चर होता है, छोटे से एक्स प्लांट से होल प्लांट डेवलप करना, तो वही कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है,
दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। इस प्रकार से हम लोग एक प्लांट से हजारों प्लांट डेवलप कर सकते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, इसे कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक है जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें तरीका आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका पूरा प्लांट में कोई डिसीज हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा कौन सा पार्ट होगा जिसमें इन्फेक्शन नहीं होगा? तो हमेशा याद रखना है हमको कि जो नॉन इन्फेक्टेड पार्ट होगा वो कौन सा होगा? जो प्लांट का मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक कहने का मतलब है कि जो सबसे ऊपर वाला एपिकल और एक्सिलरी पार्ट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटिन्यू सेल डिवीजन होता है और वो इन्फेक्शन से फ्री होता है। तो देखिए क्या लिखा है, आफ्टर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट। ठीक है, डिसीज प्लांट से हेल्दी प्लांट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लांट अगर इन्फेक्ट हो गया है किसी वायरस से, तो मेरिस्टेमेटिक या एपिकल और एक्सिलरी पार्ट होता है, वो क्या होता है? फ्री ऑफ वायरस। वो वायरस से फ्री होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस सेलुलर एक्टिविटी होती है, सेल डिवीजन होता रहता है, जो और नया सेल क्या होता है? तुरंत वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता। ठीक है, वन कैन रिमूव मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो। क्या करेंगे हम लोग? इसको लैब के अंदर ग्रो करेंगे और वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट हैव सक्सीडिंग इन कल्चरिंग मेरिस्टेम। इसको साइंटिस्ट ने यूज किया था बनाना, शुगर केन, पोटैटो, इन सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अलावा scientists have been isolated single cell from plant and after digesting their cell wall। एक और टेक्निक देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि आइसोलेटिंग सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया तो क्या बचा? हैव बीन आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। क्या मिला उसको? नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल को हटा दिया, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा हुआ है, क्या बोलेंगे उसको? नेकेड प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट। दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट को क्या किया हमने? उसको नेकेड सेल वॉल हटा दिया, उसका क्या बचा हमारे पास? नेकेड प्रोटोप्लास्ट। मान लीजिए एक ही मेरे पास, एक ये है और दूसरा ये है, फर्स्ट और सेकेंड दो स्पीसीज है, दोनों को मैंने आइसोलेट किया इस तरीके से और कैन बी फ्यूज्ड, इसको फ्यूज कर लिया तो क्या मिला हमको? ये दोनों को मिलाया तो क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो क्या होगा? आपका हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। क्या होगा? ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा। ठीक है, और फर्दर ग्रो फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक न्यू हाइब्रिड प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? ये न्यू हाइब्रिड प्लांट आपका डेवलप होगा। ठीक है, दिस हाइब्रिड को हम लोग क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड। समझ आया कि दो स्पीसीज लेना है, कोई भी दो स्पीसीज है, इसका हम लोग सेल वॉल हटा देंगे, क्या बनेगा? नेकेड प्रोटोप्लास्ट। क्या बन जाएगा? नेकेड प्रोटोप्लास्ट। और नेकेड प्रोटोप्लास्ट को लेके फ्यूज करेंगे तो क्या होगा? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा, जिसको हम कहते हैं सोमैट। और नया जो इसे डेवलप होगा इसे हम कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में किसका फ्यूजन करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? तो याद रखना कि दो स्पीसीज के दो नेकेड प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। ठीक है, इस तरीके से इस जो प्रोसेस का यूज किया गया था करने के लिए, किसका फ्यूज किया था? पोटैटो एंड टोमेटो। टोमेटो इज फ्यूज विद द पोटैटो एंड दे आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट। टोमेटो एंड पोटैटो दोनों को मिला के क्या मिला? इसमें आपका जो डेवलप हुआ इसका नाम था पोमैटो। क्या नाम था? पोमैटो। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो लेकिन किया गया था कि इसको टोमेटो और पोटैटो को मिला के पोमैटो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पे कि अब कह रहा है कि हम लोगों ने तो बेसिक देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि सोमैटिक हाइब्रिड कैसे बनाया, नया स्पीसीज को हाइब्रिड वेराइटी कैसे बनाया, लेकिन यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपका एक नया टेक्निक आ गया, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ डेवलप करेंगे, इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। देखिएगा
alternative path that our understanding of genetic can be so. The farmer may obtain maximum yield from their field. Farmer अपने फील्ड में मैक्सिमम yield कैसे प्राप्त करे? Is there a way to minimize the use of fertilizer and chemicals? Fertilizers and chemicals का यूज कर रहे थे, तो दे आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. आपको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर और जो भी आपके केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसका यूज करते हैं, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. शुरू में तो पहला साल तो इसका डेवलपमेंट अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी. फिर ये केमिकल्स वाटर बॉडी से डिजोल्व होके, वाटर के साथ डिजोल्व होके वाटर बॉडी तक पहुंचते हैं. वहां पहुंचे, वहां एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे तक पहुंचते हैं, दुनिया भर के डिसीजेस कॉज करते हैं. बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है. इसको रोकने के लिए, ठीक है, देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड. इसको कम करने के लिए क्या यूज किया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या करते हैं? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose जीन हैव बीन ऑल्टर्ड. इनके जीन को हम लोग क्या करते हैं, याद रखेगा, ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन. ऑल्टर्ड और मैनिपुलेट करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओस बनाना. ठीक है, क्या करते हैं, जो भी जीन है उसको हम लोग ऑल्टर कर देते हैं. किस तरीके से ऑल्टर करते हैं तो शायद ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा है, दुनिया भर के वेक्टर को भेज के म्यूटेंट पढ़ा है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में. देखते हैं ऐसा करने का यूजफुल इफेक्ट क्या था. प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वे. कैसे यूजफुल होगा भाई, जीएमओ प्लांट अगर हम बनाते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल होगा. तो देखिएगा, पहला पॉइंट कहता है बेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक रेजिस्टेंस. ऐसा करेंगे अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो ये जो प्लांट होगा इसमें मोर टॉलरेंट कैपेसिटी होगी एबायोटिक स्ट्रेस के लिए. जैसे कोल्ड, ठंड से बचना, सूखा से बचना, सॉल्ट से बचना, हीट से बचना, इन सबको सहने की बहुत ज्यादा क्षमता होगी, मोर टॉलरेंस कैपेसिटी. दूसरा कहता है रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. केमिकल पेस्टिसाइड का यूज बचेगा. पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है. फिर हेल्प टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. कई बार क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो नुकसान होता है उससे हम बच सकते हैं क्योंकि इनमें टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी है. फिर है आपका इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट. दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज. मिनरल का अच्छा यूज करेंगे ताकि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी हो, डेवलपमेंट भी इनका अच्छा हो. फिर है इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. जैसे गोल्डन राइस. गोल्डन राइस में क्या बनाया, विटामिन ए रिच राइस में क्या था. तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा मॉडिफाइड प्लांट बनाए हुए हैं जो स्पेसिफिक सोर्स के लिए जाना जाता है. जैसे आपका इसमें एक एग्जांपल है गोल्डन राइस, जो कि विटामिन ए का रिच सोर्स है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. इन एडिशन, इसके अलावा इसका यूज क्या था, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड. मैंने पहले ही बताया है कि जेनेटिक, आपका जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो टेलर मेड होता है. क्या होता है, यहाँ से वहां ऑल्टर करना, इस जीन को यहाँ उठाया, यहाँ से वहां कट किया, वहां से पेस्ट कर दिया. ठीक है, सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज टू फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल. ये आपका एडिशनल, इसका आप बोल सकते हो एप्लीकेशन हो गया. सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर that you will study in detail are the production of pest resistance plant which could be decrease the amount of pesticide. अगर pest resistance plant बना रहे तो क्या करेंगे, हमको pesticide नहीं यूज करना पड़ेगा. तो क्या लिखा, decrease the amount of pesticide. जैसे इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो यूजफुल भी रहा हमारा और अभी सक्सेस भी है, ये है आपका बीटी टॉक्सिन. इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया. बीटी टॉक्सिन किसे प्रोड्यूस किया गया, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस ट्यूजेनेसिस. बीटी फॉर सॉल्ट, इसको सॉल्ट में कहते हैं बीटी. ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट. किससे, ये किससे यूज हो रहा है, जो बीटी जीन है वो रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड यूज किए हुए. ठीक है, इन इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड. क्या करेगा, इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड. इसको हम लोग क्योंकि माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बायोपेस्टिसाइड.
इसका एग्जाम्पल बहुत सारे के लिए किया गया, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड सोयाबीन। इन सब के लिए हमने बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीन का यूज किया। अब कैसे किया देखते हैं नेक्स्ट। बीटी कॉटन, ठीक है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीन का यूज करके कॉटन के प्लांट को कैसे हम लोग सेव किए देखते हैं। तो सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, कुछ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस का जो स्ट्रेन है, प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, ठीक है, इसके जो आपका प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या करता है, बहुत सारे इंसेक्ट को किल करता है, सच एज लेपिडोप्टेरॉन्स, टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मवॉर्म और कोलियोप्टेरॉन्स, बीटल्स, ठीक है, और डायप्टेरॉन्स में क्या है आपके, फ्लाइज, मॉस्किटो, इन सबको किल करता है। कैसे, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल, क्या फॉर्म करते हैं ये, प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज, एक पर्टिकुलर फेज पे ऑफ देयर ग्रोथ, कब बनाते हैं ये, जब इनमें ग्रोथ होता है कि पर्टिकुलर फेज पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल। दिस क्रिस्टल कंटेन, इस क्रिस्टल में क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को किल करने वाले प्रोटीन्स हैं, ठीक है। व्हाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, क्यों बैसिलस को किल क्यों नहीं करता ये, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा कि एक स्पेसिफिक फेज में एक्चुअली जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एंड इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, किस फॉर्म में रहता है ये, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जब कोई इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करता है तो क्या हो जाता है ये, द इनएक्टिव टॉक्सिन को क्या किया, कोई इंसेक्ट इंजेस्ट किया, तो जैसे ही ये उसके गट में गया, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। क्यों कन्वर्ट हुआ एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, उसके गट में उसको मिला एल्कलाइन पीएच और वहां पे जो इनएक्टिव था वो क्या हुआ, सॉल्युबलाइज होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल, जो आपका एक्टिवेट हुआ वो जाके कहां पे बाइंड किया, सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल, और जाने के बाद जैसे ही वो बाइंड हुआ एपिथेलियल सेल में, वहां पे उसने पोर क्रिएट किया, छेद, पोर क्रिएट किया, और दैट कॉज द स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्वेलिंग हुई और फट गया, एंड लाइसिस इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इससे क्या हुआ, बैसिलस को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो एक्टिव हुआ तो इंसेक्ट के गट में गया, एल्कलाइन पीएच मिला, डिसॉल्व हुआ, मिडगट से जाके जुड़ गया, और जुड़ने के बाद क्या किया, पोर क्रिएट किया, पोर क्रिएट होने के स्वेलिंग हुआ, लाइसिस हो गया और इंसेक्ट की डेथ हो गई, तो हमारा प्लांट बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बीटी कॉटन जीन, आइसोलेट किया हमने किससे, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से, इनकॉर्पोरेटेड विद सेवरल क्रॉप प्लांट जैसे कि कॉटन। इसके अलावा द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, टारगेटेड पेस्ट, बहुत सारे टारगेट पेस्ट के लिए हमने इसको अप्लाई किया है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, द टॉक्सिन इज कोडेड ऑफ जीन, कौन कौन सा जीन है याद रखिएगा, पूछता है ये, cry1ac नेम क्राई, ठीक है। These are the number of them, for example the protein encoded by gene, कौन सा, cry1ac and cry1ac and cry2ab control the cotton bollworm, किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बुलवर्म को। cry1ab जो किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर, मक्के में छेद आता है ना जो कॉर्न बोरर, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्या आपका कॉटन बुलवर्म है, डिस्ट्रॉय द बुलवर्म फुली मैच्योर कॉटन बॉल, जैसे ही पूरा कॉटन बॉल बना, इसको क्या किया, वो पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे तरीके से, दिख रहा है आप, पूरा ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसको हमने किससे ट्रीट किया, बीटी टॉक्सिन से। नेक्स्ट देखते हैं, आपको हमने पहले क्या देखा था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, अब दूसरा देखना है पेस्ट रेजिस्टेंस। भैया हमने यहाँ पे क्या किया है, बायो हमने बोला ना एग्रोकेमिकल बेस्ड, ठीक है, फिर विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इंसेक्ट को कैसे मारेंगे, तो जीएमओ मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट,
पेस्ट से बचाना है अपने प्लांट को भाई, रेजिस्टेंस करना है। कैसे? बहुत सारे निमेटोड्स, पैरासाइट, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो निमेटोड मैलेडियाना है ये आपका इनकॉग्निशन या इनकॉग्निया इन्फेक्ट, किसको इन्फेक्ट करता है? ये फ्रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और इसकी पैदावार में, उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी ला रखा। एक नोवेल स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट किया, प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन वाज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोला इसको? आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब इसका आपने शुरू से पढ़ा है कि डीएनए से हमेशा क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है ना, और आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन जो स्पेसिफिक होता है ये किसी ना किसी लक्षण को प्रदर्शित करता है, जो स्पेसिफिक जीन में लक्षण होता है। अगर हम इस आरएनए की प्रोसेस में इंटरफेयर कर दें तो क्या ये बनेगा प्रोटीन? नहीं ना, और ये बनेगा नहीं तो वो स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देंगे क्या? कभी नहीं दिखाई देंगे। और वो स्पेसिफिक लक्षण अगर नहीं दिखाई देंगे तो वो जीन, वो जो भी इंसेक्ट होगा या जो भी पेस्ट होगा वो वहां पे सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे ये टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग इसके साथ। तो यहाँ देखते हैं नोवेल स्ट्रेटेजी, मैंने बोला क्या है आपका? आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ नेमेटोड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। क्या किया हमने? एमआरएनए को साइलेंस कर दिया टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड। किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया? डबल स्टैंडर्ड को बाइंड कर दिया, तो क्या हो गया? ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रिवेंट हो गई ऑफ एमआरएनए। तो यहाँ पे क्या हो गया? एमआरएनए साइलेंसिंग। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए could be formed an infection by viruses. तो क्या हुआ? Having RNA genome or mobile genetic element transposons that replicate via RNA intermediate. किसके साथ replicate किया? RNA intermediate के साथ। तो क्या करेगा भाई ये? देखिए, using agrobacterium vector, nematode specific gene were introduced into the host plant. किसको हमने इंट्रोड्यूस किया? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। लास्ट में मैंने बताया था कि वेक्टर्स कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं यूकैरियोट्स के लिए, तो यहाँ कौन से करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए वाज सच दैट इज प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। क्या बनाया? सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट, द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे क्या बन गई है? कॉम्प्लीमेंट्री। और फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बनाए? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो आरएनए इंटरफेरेंस था, साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए। स्पेसिफिक एमआरएनए को क्या किया? साइलेंस कर दिया निमेटोड में। तो इससे क्या हुआ? जो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि साइलेंस हो गया तो आरएनए से प्रोटीन बना नहीं, उसको स्पेसिफिक लक्षण मिले नहीं जिससे वो अट्रैक्ट होकर वहां पे सर्वाइव कर रहा था। तो ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए, द ट्रांसजेनिक प्लांट therefore got itself protected from the parasite. इस तरीके से हमारा प्लांट क्या हुआ? स्पेसिफिक पैरासाइट से प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था एप्लीकेशन? दूसरा, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाना। हमने उसके लक्षण को ही परिवर्तित कर दिया, आरएनए साइलेंसिंग कर दिया तो प्रोटीन बना नहीं, प्रोटीन बना नहीं तो स्पेसिफिक लक्षण हमको मिला नहीं। तो क्या हुआ? हमको वो जो सर्वाइव करने के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर था वो नहीं मिला, तो वहां पे क्या किया? पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये था आरएनए साइलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका किसका? होस्ट प्लांट जनरेट डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर की तरह हम लोग यूज किए आरएनए को प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेमेटोड इन्फेस्टेशन। रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट, टोबैको 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड फॉर द नोवेल मैकेनिज्म। तो प्रोटेक्ट किया, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें इस टॉपिक से एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमने देखा, इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला है, ट्रांसपोजोन्स कैन बी कॉज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किस लिए इसको यूज कर रहे हैं ट्रांसपोजोन्स को? तो पहला कहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
दूसरा कहता है जीन साइलेंसिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग। अभी पढ़ा आपने जीन साइलेंसिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। ट्रांसपोजोन भी एनसीईआरटी का ही लाइन है ये। नेक्स्ट है हमारा मैच द ऑर्गेनिज्म, सॉरी हाँ, मैच द ऑर्गेनिज्म इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है भाई, तो देखिएगा क्या कहता है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस अभी पढ़ाया मैंने, क्राई प्रोटीन, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस, टेक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। फिर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, एग्रोबैक्टीरिया आपका क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज हो रहा है। और सेलुलर टाइप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट का क्या हो गया 4, सेकेंड का क्या हो गया आपका 3, और सी का क्या हो गया आपका 1, और डी का हो गया आपका 2। किसमें है भाई ये 4 3 1 2, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है RNA interference is used for which of the following purpose in the field of biotechnology? RNA interference used for which of the following purpose in the field of biotechnology? RNA interference को कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, तो देखिएगा to develop a plant tolerant to abiotic stress, abiotic stress के लिए तो हम लोग हाइब्रिड भी बना लेते हैं। फिर है दूसरा to develop a पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय नेमाटोड। जी हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इनहेंस द मिनरल यूज बिल्कुल नहीं, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं, ठीक है, इसके लिए यूज कर रहे हैं, क्लियर। अब है बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है। Bacillus BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis. BT is resistance to, किसके लिए BT रेजिस्टेंस है आपका, फंगल डिसीज के लिए, प्लांट नीमेटोड के लिए, इंसेक्ट प्रेडेटर के लिए, या इंसेक्ट पेस्ट के लिए। BT वेराइटी, ठीक है, BT वेराइटी किसके लिए आपका, इंसेक्ट पेस्ट के लिए, किसके लिए आपका, इंसेक्ट पेस्ट के लिए है, ठीक है, याद रखना है हमको, किसके लिए है आपका, इंसेक्ट पेस्ट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रियोजेनेसिस इन बुलवॉर्म, ठीक है। पहला कहता है भाई कहां पे इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव, ठीक है, एक्टिव में कन्वर्ट। तो अभी आपने पढ़ा था कि किस लिए, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका if an agricultural field is liberally irrigated for a long period of time, it is likely to face problem of, ठीक है, likely to face problem of mineral toxicity, alkalinity, acidity and salinity, refers salinity, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is true for golden rice? गोल्डन राइस किस लिए हम लोग बना रहे थे, तो अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए रिच सोर्स था, क्या था आपका, विटामिन ए का रिच सोर्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कहीं इट इज येलो ग्रेन बिकॉज द ग्रीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस, विटामिन ए एनरिच विद अ जीन ऑफ फ्रॉम डैफोडिल, बिल्कुल सही है। इट अ पेस्ट रेजिस्टेंस एंड अ जीन फ्रॉम बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, नहीं। इट डॉस टॉलरेंस डेवलप एग्रोबैक्टीरियम जीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए एनरिच विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी जो आप पढ़े हो अभी, कहीं से भी ये क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं, एक सीक्वेंस वाइज मैंने उठाया है इसको, ठीक है, आपके 23 से लेके कुछ 4-5 सालों के क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है आपके, देखेंगे उसमें इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीनस आर साइलेंस यूजिंग, किसको हम लोग किसकी हेल्प से साइलेंस कर रहे हैं भाई, याद रखना है हमको, किसकी हेल्प से, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्लियर है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलोडिजाइना इनकॉग्निटिया, किसको इफेक्ट कर रहा था, तो अभी हमने पढ़ा कि रूट को इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, अभी मैंने बताया जेनेटिकली किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, विटामिन ए रिच सोर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, किसके लिए भाई, विटामिन ए के लिए, क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे